सुप्र आप अपना सुविचार प्रस्तुत करें। सैकड़ों फूल चाहिए माला बनाने के लिए। सैकड़ों फूल चाहिए माला बनाने के लिए। कई दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए। कई दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए। अनगिनत बूंदे चाहिए सागर बनाने के लिए। अनगिनत बूंदे चाहिए सागर बनाने के लिए। सिर्फ एक माँ ही काफी है हमारा जीवन स्वर्ग बनाने के लिए। सिर्फ एक माँ ही काफी है हमारा जीवन स्वर्ग बनाने के लिए। बहुत सुंदर, माँ की महिमा के ऊपर यह सुविचार। इसका अर्थ कौन बताएगा? सर, मैं इशिका स्थाना। हाँ, बताएं बेटा। इस सुविचार का इस सुविचार का अर्थ है कि हमें कोई भी चीज बनानी होती है, जैसे फूलों की माला, कोई भी चीज सजानी होती है, जैसे आरती की थाल एवं जल का सागर। तो यह सब चीजें एक चीज से संभव नहीं है। इसके लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता है, परंतु सिर्फ माँ ही एक ऐसी शक्ति है जो अपना प्यार, स्नेह, संस्कार देकर हमारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की क्षमता रखती है। जो हमारे जीवन को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की क्षमता रखती है। चलिए, बहुत सुंदर। हम सब जानते हैं माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और ऋतुराज जी द्वारा प्रस्तुत ये कविता कन्यादान, यह भी इन्हीं चीज़ों को इंगित करती है, इन्हीं चीज़ों को बताने और जताने का प्रयास करती है। यहाँ एक माँ है जो अपने अनुभवों के आधार पर अपनी बेटी, जिसका वो विवाह करने जा रही है, जिसका कन्यादान करने जा रही है, उसे क्या क्या सीख दे रही है, वो अपने अनुभवों के आधार पर बताना चाहती है कि बेटा, किस प्रकार मैंने अपना जीवन जिया है और किस तरह तुम्हें अपना जीवन जीना है और अपने भविष्य की तैयारी करनी है। इसी सभी भावनाओं से रची भरी ये कविता बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ में, बहुत सारे मार्मिक प्रसंगों के द्वारा लड़की को माँ समझाने का प्रयास करती है कि किस तरह तुम्हें अपने आप को तैयार करना है, समाज में किस तरह अपने आप को स्थापित करना है, नवीन घर में आपको किस तरह प्रवेश करना है। प्यारे बच्चों, हम कविता को बहुत ही गहनता के साथ अभी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि कन्या के साथ ये दान शब्द
आपको क्या सही लगता है या लगता है कि कन्या के साथ दान शब्द नहीं होना चाहिए? अगर कोई बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है तो वो बताए। इरफान। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ जी सर। बताओ। यस सर। सर कन्या के साथ सर दान शब्द बहुत ही गलत है सर। सर कन्या के साथ दान शब्द बहुत ही गलत है, क्योंकि सर दान शब्द से यह प्रतीत होता है कि अगर आपने किसी को कुछ दे दिया तो उसके बाद आपका उस पर हक नहीं होता है। तो इस तरह देखा जाए कि जो माता पिता होते हैं बचपन से जो अपनी बेटी को पालते पोसते हैं और जो बड़ा करते हैं, तो फिर जब वो आखिरी समय जब शादी करते हैं उसकी, तब कन्यादान के समय यह तो नहीं होता है कि जो उसकी उनकी बेटी होती है उनके सारे संबंध अपने माता पिता से टूट जाते हैं। और इससे यह भी प्रतीत होता है कि कन्या कोई बेजान वस्तु है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है जो हम किसी को भी उसे दान कर सकते हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन आपका उत्तर है कि कन्या कोई वस्तु नहीं है, निर्जीव चीज नहीं है जिसको हम किसी को भी स्फूर्त करते हैं, है ना? यही आपके विचार हैं। लेकिन यह तो सदियों से चली आ रही परंपरा है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तो यह एक बहुत ही पवित्र परंपरा है। हर बच्ची का जो कन्यादान करते हैं माता पिता, तो कन्या के साथ दान शब्द सही है। अगर इसके बारे में कोई बच्चा अपने विचार व्यक्त करना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये सर, मैं इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि कन्या के साथ दान शब्द जोड़ना सही है। हाँ बताएं बेटा। कन्यादान का दूसरा पक्ष भी है। भारत में दान की बड़ी महिमा है। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो और श्रेष्ठ हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। संस्कारों में पली बढ़ी अपनी लड़की को दान करने के बाद माता पिता अपने खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और धन्य मानते हैं। उनकी बरसों इतनी अच्छी पली बड़ी लड़की जब दूसरे के घर जाती है तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करते हैं। धन्यवाद। चलिए बच्चों, मतलब कन्या के साथ दान शब्द सही भी है, क्योंकि ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। और दूसरा, इसके पीछे औचित्य भी है। दान उसी चीज़ का किया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ होती है, जो सबसे आप ज़्यादा प्रिय होती है। तो माँ और पिता जब कन्यादान कर देते हैं, इसका यह अर्थ नहीं होता कि उनके रिश्ते उस बेटी से हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं, बल्कि वह लड़की जो इस घर का चिराग थी वह दूसरे घर में जाकर भी उजाला करती है और वह तो दूसरे कुल का भी चिराग बन जाती है। यानी लड़का तो सिर्फ एक कुल का चिराग होता है, लेकिन लड़कियां दो कुल का चिराग होती हैं, वो दो घरों को रोशन करती हैं। चलिए अब हम कविता की तरफ चलते हैं और कवि के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई बच्चा कवि के बारे में परिचय देना चाहता है? कवि परिचय, ऋतुराज जी के बारे में परिचय। यस सर, मैं हितेशी। जी बताएं। समाज की आंखों की विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि श्री ऋतुराज का जन्म राजस्थान में भरतपुर जनपद में 10 फरवरी सन 1940 में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ग्रहण की थी। रचनाएं: अब तक कवि के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें प्रमुख हैं पुल पर पानी, सूरत निरत व लीला मुखारबिंद। भाषा शैली: कवि की कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा अति सहज व सरल है। पुरस्कार: कवि ऋतुराज को परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार व अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हमने कवि के बारे में जाना, कवि के भाषा शैली के बारे में जाना, उनके विभिन्न रचनाओं के बारे में जाना, ठीक है ना, और उनके पुरस्कारों के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं और शिवानी, आप कविता वाचन करें। इस कविता का जो है वाचन करें आप। कितना प्रमाणित था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, पर दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। चलिए, बहुत सुंदर। आपने देखा कि इस कविता के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जो हम आंचलिक भाषा के शब्द बोलते हैं, जैसे बाँचना। बाँचना मतलब कोई बच्चा बताएगा? तो पढ़ना। वेरी गुड, ठीक है। सयानी का मतलब क्या हुआ? सयानी, समझदार। ठीक है, समझदार। ठीक है, समझदार।
अगर हम प्रामाणिक का मतलब जानना चाहें तो प्रामाणिक का क्या अर्थ हुआ? वास्तविक, ठीक है, वास्तविक या सच्चा। सच्चा। और धुंधला, 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 जो ठीक से दिखाई ना देता हाँ, हो, जो स्पष्ट नहीं है। अस्पष्ट। रीझना, रीझना मतलब खुश होना, चलिए प्रसन्न होना। प्रसन्न होना, खुश हो। ठीक है। चलिए अब प्रसन्न होना। हम एक काम करते हैं बच्चों, देखिए इस कविता के प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपने स्क्रीन पर देखें, हम प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान देंगे। कविता का हम जो है पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी लोग का ध्यान प्रेजेंटेशन के ऊपर। आपके स्क्रीन पर आया प्रेजेंटेशन? सभी बच्चों की स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप सब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए कन्यादान, कवि ऋतुराज की कविता। निकाल के जिस्म से जो अपनी जान देता है, बड़ा ही मजबूत है वो पिता जो कन्यादान देता है। बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ में हम इस कविता का प्रारंभ कर रहे हैं। अब इस कविता का सार पढ़ने की कोशिश करते हैं। कन्यादान कितना प्रमाणित था उसका दुख। देखिए ये कविता अभी शिवानी ने पढ़ी। इस कविता का देखिए किस प्रकार इसमें माँ अपनी बेटी को समझाने और बताने की कोशिश कर रही है। पाठ का सार अगर हम देखें तो इसमें कवि ऋतुराज ने माँ और बेटी के बीच होने वाली घटना का वर्णन किया है। एक माँ अपनी बेटी को शादी के बाद जब विदा करती है तो उसे लगता है मानो उसके जीवन की सारी जमा पूंजी उससे दूर चली जा रही है, तो जो भी उसने इकट्ठा किया था सब समाप्त हो रहा है। फिर उनका पुत्री मोह उन्हें इस बात से भयभीत करता है कि उनकी बेटी नए घर में जा रही है, कहीं उसे कुछ परेशानी ना हो या उससे कोई अत्याचार, उस पर कोई अत्याचार तो ना करे या उसे अत्याचार तो ना सहना पड़े। इन सब कारण के कारण माँ चिंतित होकर अपनी फूल सी बेटी को भले बुरे का पाठ पढ़ाने लग जाती है। उसे जीवन में जो आने वाले दुख उसका बोध नहीं होता अभी तक, क्योंकि वह अपने माँ बाप के घर में बड़े लाड़ और प्यार से पली बड़ी है। तो उसने अभी तक केवल जीवन का एक ही पक्ष देखा है, उसको अभी दुख बांचना नहीं आता, दुख पढ़ना नहीं आता। अचानक माँ को यह लगता है कि उसे मैं सब कुछ समझा दूँ। प्यारे बच्चों इधर देखिए, बेटी एक वरदान है, खुदा से मिला सम्मान है, करते सभी धनदान है, कन्यादान करने वाला पिता महान है। यहाँ कन्यादान शब्द के पक्ष में यह वक्तव्य है। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के भावार्थ को। देखिए जो पहली पंक्तियां हैं, कितना प्रमाणित था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस पद्यांश में देखिए, इस पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख कितना बड़ा होता है, कितना स्वाभाविक है, ये कितना वास्तविक, कितना सच्चा है। हर माता को ये लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का दुख सुख बांटती रही हैं। बच्चों वही तो उसके जीवन की साथी थी, परंतु अब यह साथी भी उससे दूर चली जा रही है। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई है, यानी समझदार नहीं हुई है। उसे दुनियादारी की अभी तक समझ भी नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। उसने जीवन के एक पक्ष को ही जाना और समझा है, वह है सुख और खुशी का पल। उसे जीवन की जटिलता, जटिलता मतलब कठिनाइयों का सामना नहीं करना अभी तक पड़ा है, तो उसे पता ही नहीं वह जीवन को किस तरह से आगे जिएगी। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा है। प्यारे बच्चों, अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह है, यानी उसका स्पष्ट जो है ना तस्वीर उसे अभी तक पता नहीं है, वह ठीक से देख नहीं पाई है। और भोली भाली लड़की सुखों की कल्पना ही करके जी रही है। उससे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता कि जीवन में तो दोनों ही पक्ष होते हैं, कभी दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। जब कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम रखता है ना, तभी उसको जीवन का असली ज्ञान होता है, जीवन की असलियत का पता चलता है। बच्चों अब हम दूसरे पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ माँ ने कहा पानी में झांक कर। अब माँ यहाँ उसे क्या क्या शिक्षा दे रही है, क्या क्या सीख दे रही है, इसका विवरण और वर्णन है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। अपनी इन पंक्तियों में कवि ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के वक्त
अपनी बेटी को नसीहत दे रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी होता है कि माँ बेटी को क्या क्या शिक्षा देती है, वह उसे ससुराल में किस तरह रहना है, किस तरह सबके साथ बर्ताव करना है, इसके बारे में भी जानकारी दे रही है। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है, अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, यानी घमंड मत करना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। प्यारे बच्चों, फिर माँ अपनी बेटी को कहती है, आग रोटियां पकाने के लिए होती है, ना कि जलने के लिए। अर्थात वे अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेवारियों का अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहना। बच्चों, यहाँ पर एक जो ना हमारे समाज में जो एक कुरीति है, दहेज को लेकर या प्रताड़ना को, अत्याचार को, शोषण को लेकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो बर्ताव होता है और उसके बाद हतोत्साहित होने के बाद लड़की आत्मदाह कर लेती है, इसके बारे में यहाँ कवि आगाह कर रहा है, आग को संदर्भ में लेकर। उसके बाद माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण के लिए मोह भी कभी मत करना, उसके मोह में मत पड़ना, यह तो केवल बंधन है और कभी किसी चीज़ से बंधना नहीं चाहिए। इसके चक्कर में जो है ना बसा बसा संसार उजड़ जाता है। फिर बच्चों, माँ आगे बोलती है, इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को कह रही है, अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना। बच्चों, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं कि अपनी निर्बलता किसी के सामने साबित नहीं करना। बच्चों, यहाँ वह कहना चाहते हैं कि किसी का अत्याचार नहीं सहना, अपने भीतर जो नारी के सभी गुण तो बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी निर्बल और असहाय मत होना। पंक्तियाँ क्या बोलती हैं, लड़की होना है किंतु लड़की जैसी दिखाई मत पड़ना, यानी अपने आप को कमज़ोर मत दिखाना। प्यारे बच्चों, यह कविता का भावार्थ था। अब देखिए, संदेश में भी हम यहाँ देखते हैं कि कविता में कवि कहना चाहता है कि स्त्री की अस्मिता का झंडा बुलंद कर रहा है। वह कविता में जो है स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर यथार्थ का मतलब वास्तविकता से बोध कराता है। कविता स्त्री को उसकी कविता से मतलब यहाँ पर लड़की किस तरह से अपने जीवन को जिएगी उसके बारे में आगाह कर रहा है। स्त्री की कमजोरियों को कविता में उजागर करने की कोशिश की गई है कि आखिर स्त्रियां किस ओर का झुकाव ज़्यादा होता है। हम सब जानते हैं ना, अपने सुंदरता पर, वस्त्र पर, आभूषण पर, ठीक है ना, अपने व्यवहार पर, इन सब चीज़ों से वो कह रहा है कवि कि इस कविता में स्त्री की निहरता का चोला उतार फेंकने की प्रेरणा देता है। आपको अपनी आंतरिक शक्ति को उजागर करना है, उससे परिचित कराता है कवि। प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार इस कविता के भावार्थ को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ आप लोग के सामने कुछ प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत करना चाहेंगे। अभी मेरे पास बहुत से बच्चों के बहुत सारे काम आए हैं। जैसे हम अगर क्लासवर्क कॉपी की बात करें तो क्लासवर्क कॉपी में जो हमारे बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत की है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आपने अपनी कक्षा कॉपी को अच्छे सजाया है, अनुक्रमणिका जिसको हम इंडेक्स कहते हैं वो लिखा है। पूरा पाठ्यक्रम CBSE ने काफ़ी तब्दीली की है, काफ़ी बदलाव किया है, उसको भी मैंने आपको भेजा था तो आपने उसको अच्छे से लिखा है। कवि परिचय आप लिखते हैं, उसके बाद कवि परिचय में आप कवि के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, फिर भावार्थ लिखते हैं और उसके बाद शब्दार्थ लिखने के बाद प्रश्नोत्तर करते हैं। और इसी प्रकार आप जो हमारे पाठ हैं उसमें भी आपने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुति की है, लेखक का परिचय दिया है, पाठ का सारांश दिया है और प्रश्नोत्तर दिए हैं। मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ आपकी कक्षा कॉपी देखकर। मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था और हॉलीडे होमवर्क का काम भी बहुत सुंदर तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत ही सुंदर तरीके से सहयोग भी कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। मैंने व्याकरण के भाग को भी आपको बताया था और उसकी प्रस्तुति भी देखने लायक है। अगर हम इसको अपने प्राचार्य, उपप्राचार्य या किसी आदरणीय व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करेंगे तो वह भी इसकी सराहना करेंगे। आपके कार्य के लिए मैं भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। बच्चों, आपको हमने प्रोजेक्ट वर्क दिया था। प्रोजेक्ट वर्क में हमने आपको फाइल के माध्यम से फाइल को सजा कर आपको हमने कहा था जितनी बढ़िया तरीके से आप घर में रहकर सुसज्जित तरीके से अपनी प्रस्तुति देंगे उतना बेहतरीन होगा। तो यहाँ बच्चों ने बहुत ही बेहतर तरीके से उसको सजाया और प्रस्तुत किया है और जितना ही ये साफ़ सुथरा काम है उतना ही आकर्षक भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने जो निर्देश आपको दिए गए थे, जैसा मैंने आपको बताया था
उसकी तरह आपने पूरा प्रस्तुति दी है। ये कितने सुंदर तरीके से लेटर बॉक्स के माध्यम से देखिए विषय सूची यहाँ दी गई है कि आपको जो जो कार्य दिया गया था किस प्रकार आपने उसको प्रस्तुत किया है। किसी को स्थिति, किसी को कृतिका, किसी को व्याकरण का भाग दिया गया था करने के लिए फाइल में, और बहुत सुंदर तरीके से आपने उसको प्रस्तुत किया है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि मुझे कक्षा 10वीं बा आप सभी विद्यार्थियों पर बहुत गर्व है, क्योंकि आप बहुत ही संजीदगी के साथ अपने कार्यों को संपन्न करते हैं और यह दिखाता है कि आप इस विषय के प्रति कितने सजग हैं, आप इस विषय में कितनी रुचि लेते हैं, और यह आपके भविष्य के निर्माण में भी आपको सहयोग करता है। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर कुछ बच्चों की टेस्ट कॉपीज़ के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं समय समय पर आपका टेस्ट ले रहा हूँ और उस टेस्ट में आप लोग बहुत सुंदर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कितना बेहतर तरीके से आप लिखें। जिसमें व्याकरण के टेस्ट को गूगल फॉर्म के माध्यम से भी बच्चों ने टेस्ट दिया था और उसमें आपको आपके अंक भी पता चले हैं, और यहाँ जो आप स्वयं मूल्यांकन करके अपने अंक भेजते हैं वह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और समूह में हम एक तरीके से प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों की प्रस्तुति अच्छी रहे, सभी को अच्छे अंक मिले। और सबसे अभी यहाँ पर एक जो नवीन कार्य, हम इसको इनोवेटिव आइडिया कहेंगे, कोरोना डायरी, जिसके बारे में हमें प्राचार्य महोदय ने निर्देशित किया था। यहाँ भी ये कोरोना डायरी की प्रस्तुति बहुत ही मतलब आकर्षक है, बहुत ही बेहतर तरीके से बच्चे ने और सभी बच्चों ने मतलब जो आपको बताया गया था कि कोरोना आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद क्या क्या तब्दीली आई है, क्या क्या बदलाव आया आपके दिनचर्या में, आपके पठन पाठन में, क्यों आपको ऑनलाइन शिक्षा पहले अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन अब वही शिक्षा से आप अभ्यस्त हो गए हैं और हम ये अपना पठन पाठन कार्य बहुत बेहतर तरीके से संपन्न कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके बाद गूगल मीट के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से, गूगल क्लासरूम के माध्यम से सब कार्यों को अच्छे से संपन्न किया जा रहा है। चलिए बच्चों, अब हम पुनः कक्षा की तरफ बढ़ते हैं और आप सबको निवेदन करते हैं कि आप सब पुनः कक्षा में अब एक दूसरे के साथ जुड़ें। हम अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर अभी समाप्त कर रहे हैं और हम आ गए हैं पुनः अपनी कक्षा के स्क्रीन पर। सभी बच्चे आप स्क्रीन पर आ जाएं। बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आप लोग के मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही होंगी, ठीक है। मैं जानना चाहूँगा यदि कोई बच्चा माँ के ऊपर अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहता है तो उसकी प्रस्तुति का मैं स्वागत करना चाहूँगा। यस सर, दानिया। हाँ बताएं बेटा, बताएं। तकलीफ मुझे होती है, तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। तकलीफ मुझे होती है और वो पूरी रात नहीं सोती। अरे कैसे बताऊं उसके बारे में, अरे माँ शब्दों में बयां नहीं होती, अरे माँ शब्दों में बयां नहीं होती। उनके कदमों के नीचे जन्नत को बसते देखा है, उसकी दुआओं में खुशियों को कसते देखा है। खुदा का क्या है, नहीं दिखता ना दिखे, मैंने अपनी माँ को हंसते हुए देखा है। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली तो घर में उजाला हो गया। तेरी खिदमत से दुनिया में अजमत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, एक जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, उसे माँ कहते हैं। देखिए, माँ ममता की मूर्त है। अगर हमने भगवान को तो साक्षात नहीं देखा, अगर आप असल में माँ के दर्शन करते हैं तो आपको भगवान ही दिखते हैं। चलिए, ये तो हमारी कविता हो गई। अब कोई बच्चा महिलाओं की स्थिति, परिस्थिति या महत्व पर अपनी बात रखना चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी? यस सर। हाँ बताओ बेटा, नवलिका बताओ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति के वचन अनुसार जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकता और अपेक्षा होती है, उस स्थान, समाज, परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। ब्रह्मा के पश्चात इस भूतल पर मानव को वितरित करने वाली नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी माँ, बहन, पुत्र एवं पत्नी आदि रूपों में रहती है। मानव का सम्मान समाज में संबंध स्थापित करने वाली नारी ही होती है। किंतु दुर्भाग्य है कि इस जगत धात्री को समुचित सम्मान न देकर उससे प्रारंभ से ही अपने वशीभूत रखने का प्रयत्न किया जाता है। नारी के रूप को देवी का प्रतीक मानते हैं। उसका सम्मान पूरे संसार को बदलने की क्षमता रखता है। नारी को माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी आदि के रूपों में पूजा जाता है। पीयूष स्रोत सी बहा करो, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में ए नारी तुम चला करो। जीवन के सुंदर समतल में ए नारी तुम चला करो।
वह समाज किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता जो नारी का उचित सम्मान नहीं कर सकता। अपमान मत करना नारियों का उनके बल पर जब चलता है, अपमान मत करना नारियों का उनके बल पर जब चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है, पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। आज हमारे देश की योग्य लड़कियां देश विदेश में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। वे कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर तथा पुलिस की बड़ी नौकरियों एवं सेना में काम करती हैं। शिक्षा के प्रचार के कारण महिलाएं एक शिक्षक के रूप में भी अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रही हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा सिनेमा में भी आगे बढ़कर महिलाएं भाग ले रही हैं। एयर हॉस्टेस के रूप में तो नारियां काम करती ही थी, अब वे विमान चालक के रूप में भी काम करने लगी हैं। यह सब नारियों की शिक्षा तथा उनकी लगन का ही परिणाम है जो उन्हें देश सेवा की अग्रणी पंक्ति में स्थान मिल रहा है। मानवता की मूर्तिवती तू, भव्य भाव भूषण भंडार। मानवता की मूर्तिवती तू, भव्य भाव भूषण भंडार। दया क्षमा ममता के आकार विश्व प्रेम की है आधार। दया क्षमा ममता के आकार विश्व प्रेम की है आधार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। हम सब जानते हैं माँ कितने रूपों में, महिलाएं कितने रूपों में, देखिए माँ, बहन, बेटी, अब मौसी, मामी, भाभी, चाची, है ना, बुआ, कितने रूपों में माँ हमारे सामने आती है, यह महिला हमारे सामने आती है। और फिर माँ और महिला अगर हम देखें तो महिलाओं ने कहाँ नहीं अपनी उपलब्धि हासिल की, कौन सी ऊंचाई पर नहीं पहुंचे। वह एवरेस्ट पे भी चढ़ गई, वह राष्ट्रपति भी बनी, वह प्रधानमंत्री भी बनी, वह मुख्यमंत्री भी बनी, वह आईएएस भी बनी, वह आईपीएस भी बनी, वह शिक्षिका भी है, वह गृहिणी भी है, वह सब कुछ है। तो माँ तो पूजनीय है। चलिए बच्चों, ये कविता हमारे यहाँ संपन्न होती है। अब मैं किसी विद्यार्थी से पूछना चाहूँगा कि आखिर इस कविता का संदेश क्या है। कोई बच्चा बताना चाहेगा संदेश इस कविता का? जी सर। हाँ बताएं बेटा। कन्यादान कविता नारी जागृति से संबंधित है। कवि ने नारी को अपनी बेड़ियों को समझने की प्रेरणा देते हैं। उसका कहना ये भी है कि नारी का सौंदर्य, प्रशंसा, वस्त्र, गहने आदि उसे गुलाम रखने के नए नए ढंग भी हैं। नारी इन्हीं जालों में फंसकर अपना व्यक्तित्व खो बैठती है। कभी कभी वे पुरुषों द्वारा जला भी डाली जाती हैं। यदि नारी अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हो जाए और अपनी सफलता प्रति सजग हो जाए तो वे शक्तिशाली भी बन सकती हैं। चलिए बहुत सुंदर। अब हम पुनरावृत्ति के तहत, रिवीजन के तहत प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और सभी बच्चों को अब तैयार रहना है उत्तर देने के लिए। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि किसे दुख बांटना नहीं आता था और क्यों? प्रज्ञा उत्तर दें। किसे दुख बांटना नहीं आता था और क्यों? पुत्री को दुख बांटना नहीं आता था क्योंकि उसने अपने घर में सिर्फ सुख ही देखा है, उसे कभी दुख के बारे में पता ही नहीं था। बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अब मैं एक प्रश्न करता हूँ। माँ कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कौन बच्चा इसका उत्तर देगा? प्रांजलि, प्रांजलि इसका उत्तर दें। लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका उत्तर बताएं। लड़की की माँ से यह कहना चाहती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, तुम कभी अत्याचार ना सहना, अगर तो कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे उसका डटकर मुकाबला करना, किसी के सामने कभी भी नर्म मत पड़ना। बहुत सही, बहुत सुंदर। अच्छा, यहाँ आग के संदर्भ में एक प्रश्न किया गया है। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। कौन बच्चा उत्तर देगा? आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इसमें किस घटना के बारे में बताया जा रहा है? नवलिका उत्तर देंगी आप? बच्चे स्क्रीन पे आए। यस सर। हाँ बताएं। सर, मत जलना, इससे ये दिया जा रहा है कि कभी भी अत्याचार किसी का मत सहना और कभी भी इतने दुख में आके खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश मत करना। चलिए बहुत सुंदर। वैष्णवी, माँ, वैष्णवी उत्तर दें। माँ क्या क्या शिक्षा देती है बेटी को? सर, माँ निम्न शिक्षाएं देती है अपनी बेटी को। पहली, कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। दूसरी, आग से रोटियां सेकना पर खुद को मत जलाना। तीसरी, अत्याचार कभी मत सहना। चौथी, कपड़ों और गहनों पर मोह मत करना। पांचवी, अपने गुण सदा लड़की की तरह रखना पर कमजोर मत करना। बहुत सुंदर। सभी बच्चे स्क्रीन पर आ जाएं। समय समाप्त होने वाला, सभी बच्चे स्क्रीन पर आ जाएं। हमको 30 मिनट की पूरा ये कक्षा को संपन्न करना है। सभी बच्चे आ जाएं। बच्चों
आज बहुत ही बेहतरीन कविता को हमने पढ़ा, समझा और अच्छे से जाना, आत्मसात भी किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर सहयोग आपका रहा और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रही। शाबाश बच्चों, मुझे आप सब पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को। थैंक यू बच्चों।